कैसे आप कनाडा का वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं आसानी के साथ, और क्या-क्या उसके ऊपर शराइत हो सकती हैं जिस पे आप एक नॉर्मल प्रोसीजर की तरह अप्लाई करें, बट आपको बेनिफिट्स दिए जाए की तरफ से कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और उसके ऊपर क्या उसके फ़वाइद हो सकते हैं और किस तरह आपका जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकता है उनकी जानिब से। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सकें और आप इस वीज़े के लिए क्वालिफाई कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस चंद बातें करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर आप कनाडा का वीज़ा किस तरह से आसानी से ले सकते हैं, उसमें किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में जा सकते हैं और किस तरह से अपना वीज़ा कंफर्म बना सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम पता चल सके। सो गाइस, कनाडा जाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है या और आपके पास हाईली क्वालिफाइड डिग्री है, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर कनाडा में पीआर के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो पीआर के प्रोग्राम्स आपको परमानेंट रेजिडेंटशिप देती है कनाडा में। डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में, कौन से प्रोफाइल में अपना केस लगा रहे हैं और कौन सी प्रोविंस में वहाँ पर जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें मिनिमम आपका 7 ईच बैंड चाहिए होता है। आइल्स क्या होता है? आइल्स में 4 कैटेगरीज होती हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और राइटिंग। इन सब को मिलाएंगे तो आपका 7 ईच में बैंड आना चाहिए, तो उसके ऊपर आप कनाडा का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक प्रोग्राम हो गया जिस पे आप कनाडा जा सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम आपका विज़िटर वीज़ा होता है। हर बंदा विज़िटर वीज़ा पे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि विज़िटर वीज़ा एक ऑप्शन है जो लोग जिनके पास इतनी स्टडीज़ नहीं हैं या जो लोग जस्ट जाना चाहते हैं, कनाडा को विज़िट करना चाहते हैं और वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं। तो कनाडा में अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर अब जो शराइत हैं और जो उनकी कंडीशंस हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया से या पाकिस्तान से या जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, ये रहने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, सेटल डाउन होने के लिए आ रहे हैं और काम ढूंढने के लिए आ रहे हैं। ये विजिट वीज़ा पे टूरिज़्म के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए अब शराइत बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो उससे बचने के लिए आप टूरिस्ट वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या काम कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी से वीज़ा लगे। अब एक बात ये समझने की भी है कि कनाडा को ये भी पता है कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग टूरिज़्म के लिए आ सकते हैं। स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया से और नेपाल और बांग्लादेश से और श्रीलंका से तो लोग टूरिज़्म के लिए नहीं आएंगे। और कनाडा आपको पता है एक वेल डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो कैनेडियन डॉलर्स में चलती है, और उसकी कन्वर्जन अगर आप करें तो पाकिस्तानी अगर मैं बताऊँ तो 225 या 30 रुपये बनती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि कन्वर्जन रेट चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन रहता है। तो उसके हिसाब से उनको सब चीज़ें अच्छी तरीके से मालूम है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में आपको ज़िक्र किया है कि आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। यूएस का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, एटलीस्ट आप एक दफ़ा चांस लें यूएस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एक ट्राई करें। फ्रेश पासपोर्ट्स पे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके यूएस के वीज़े लगे हैं, बट जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए आप जाएं तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपको DS 160 फॉर्म पे आपने भरी है वो सब आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, जेन्युइन टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि DS 160 में जो आप भरते हैं वही सवालात आपसे इमिग्रेशन और वही सवालात ऐसी में होते हैं। सो आप एक दफ़ा अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका अमेरिका का वीज़ा लग जाता है तो फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप कैसे कनाडा का वीज़ा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका का वीज़ा लग गया, उसके बाद कनाडा आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है तो आप लेस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं,
जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके वीज़ा लगने के। मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि आपका 100% वीज़ा लगेगा, लेकिन वीज़ा आसानी से कैसे लग सकता है, उसमें आपकी लेस डॉक्यूमेंटेशन रहती है। जो लोग कैन प्लस में अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, वो इस बात की गवाही देंगे कि उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, एज अ नॉर्मल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स लगाए थे या कैन प्लस से रिलेटेड लगाए थे। अगर आप कैन प्लस कैटेगरी में भी आईआरसीसी वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। उसमें कोई लंबी चौड़ी ऐसी लिस्ट नहीं है जो आप नॉर्मल कैंडिडेट के ऊपर लगाते हैं। तो कैन अमेरिका के वीज़ा से आपको ये अच्छी एक हिट मिलेगी जिस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बहुत मिनिमम बेयर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और साथ ही साथ आपको जो वीज़ा लगेगा, जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी उतना ही कनाडा का आपका वीज़ा आपको मिल सकेगा। तो जब भी आप इस कैन प्लस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर आप मैक्सिमम लेंथ ऑफ अपना पासपोर्ट बनवाएं। 10 साल 5 साल कोशिश करें कि 10 साल का ही पासपोर्ट बनवाएं एक दफ़ा, और कैन प्लस कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आपका कनाडा का वीज़ा 10 साल के लिए लग जाएगा। और साथ ही अगर आपने यूएस ट्रैवल किया हुआ है तो कनाडा आपको नहीं रोक सकता वीज़ा देने के लिए। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूँ कि प्रोसेसिंग टाइम अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे नॉर्मल कैंडिडेट्स का होता है वैसे ही कैन प्लस का भी हो सकता है आजकल, क्योंकि आपको पता है बैकलॉग्स हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं इंटरनली। सो आप ये दिमाग में लेके चलिएगा कि एज़ पर आईआरसीसी जो टाइम आता है वो 2 to 4 वीक्स का आता है कैन प्लस कैटेगरी में, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। बट कुछ केसेस में काफ़ी सारे लोग हैं जो कैन प्लस में अप्लाई किया है, उनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन ये बहुत अच्छा चांस है स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों के लिए और बहनों के लिए। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है और अगर नहीं है तो आप अप्लाई करें, और उसके लिए अपॉइंटमेंट्स भी आपको जल्दी मिल जाती हैं सम हाउ। कोशिश करें, अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट यूएस की नहीं मिल रही है तो उसके ऊपर ट्राई करें। और अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूलिंग का जो टाइम है वो मिडनाइट रहता है, 12 बजे के बाद। काफ़ी सारे लोग कैंसिल करते हैं अपने अपॉइंटमेंट फॉर एनी रीज़न, तो आप उस अपॉइंटमेंट पे सेटल डाउन कर सकते हैं। सो कोशिश करें यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। यूएस का वीज़ा लग जाता है तो आप कैन प्लस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। सो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको इतनी बैंक स्टेटमेंट और इतनी सारी जो कैटेगरीज नॉर्मल कैटेगरीज में हमें डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर आपको नहीं देनी पड़ेगी। सो गाइस, इस चीज़ को कंसिडर करें और मेक श्योर कि आपकी जो नेक्स्ट जर्नी है या जो आप नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं वो यूएसए को प्रेफर करें। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जिस भी कंट्री का, आपको पता है कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी बहुत सपोर्ट आएगी आपको। सो गाइस, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। सो मेरी तरफ से गाइस आज की वीडियो में इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।